दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इंसान चाहे कितने भी शातिर तरीके से अपने काम को अंजाम दे दे, पुलिस अगर चाहे तो एक न एक दिन उन तक पहुंच ही जाती है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है, जिसमें अपराधी अपने काम को अंजाम देने के बाद बड़ी सुकून के साथ अपनी जीवन को व्यतीत कर रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि हम शायद कभी पकड़े नहीं जाएंगे, पर पुलिस अपनी कड़ी मुशक्क़त के बाद आखिरकार एक दिन उन तक पहुंची जाती है। और पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, असलियत जब लोगों को मालूम चलता है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई चौंक से जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना है चंडीगढ़ प्रदेश की। चंडीगढ़ का एक शहर पड़ता है पंचकूला, और इसी पंचकूला के सेक्टर 19 का रहने वाला एडवोकेट मनमोहन कुमार। मनमोहन की पत्नी का नाम है रजनी। मनमोहन जो इसी पंचकूला के अदालत में अपनी प्रैक्टिस करता है। मनमोहन के परिवार में उसके माता पिता के अलावा 2 बेटे हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम है निखिल, जिसकी उम्र है 9 साल, और दूसरे बेटे का नाम है तन्मय, जिसकी उम्र है 7 साल। दरअसल दोनों अपने ही इलाके के स्कूल में पढ़ाई करते हैं। चूँकि मनमोहन के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है, इसीलिए पूरा परिवार बड़ी खुशहाल तरीके से अपने जीवन भी व्यतीत करता है। बात कर रहा हूँ मैं 16 जनवरी की सुबह। दरअसल हर रोज़ की तरह मनमोहन तैयार होकर अदालत चला जाता है। रजनी अपने दोनों बेटों को तैयार करके स्कूल भेज देती है। पर शाम के करीब 3 बजे के आसपास मनमोहन के दोनों बच्चे स्कूल से जब अपने घर पे पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि उनकी माँ रजनी घर पे नहीं है। इसीलिए निखिल अपनी माँ के बारे में दादा से पूछता है। निखिल के दादा उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि दरअसल तुम्हारी माँ किसी काम से मार्केट गई हुई है, थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। पर जब 1 घंटे का समय गुजर जाता है, रजनी जब अपने घर पे नहीं आती है, निखिल अपने पिता मनमोहन के नंबर पे फ़ोन करता है और कहता है कि माँ को गए हुए काफ़ी देर हो गया, ना तो उसके नंबर पे फ़ोन लग रहा है और ना ही अभी तक घर आई है। निखिल जैसी ये सारी बातें अपने पिता से बताता है, मनमोहन उसी वक्त ही अपने घर पे पहुंच जाता है। उसके बाद से अपनी पत्नी की हर जगहों पे ढूंढता ही नहीं है, बल्कि उसके जितने भी जानने वाले लोग होते हैं, सबके नंबरों पे भी फ़ोन करता है और अपनी पत्नी के बारे में पूछताछ करता है। पर बावजूद इसके रजनी के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चलता है, और देखते ही देखते रात्रि के करीब 8 बज जाता है। इसीलिए मनमोहन नज़दीकी थाने में जाता है और अपनी पत्नी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। चूँकि मामला एक वकील के पत्नी का था, इसीलिए पुलिस भी इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। दरअसल पुलिस रजनी का एक फ़ोटो ले लेती है और फिर उसके बाद से दिन रात एक करके रजनी को ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस भी अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। लगभग 4 दिन का और समय गुजर जाता है, पर बावजूद इसके ना तो रजनी कहीं दिखाई देती है और ना ही उसका मोबाइल ऑन होता है। पर जैसे ही 4 दिन का समय गुजर जाता है, आखिरकार 4 दिनों बाद 20 जनवरी को पुलिस को एक छोटी सी कामयाबी मिलती है। दरअसल सेक्टर 25 के डंपिंग ग्राउंड के पास पुलिस को रजनी की एक जूती बरामद होती है। पुलिस जब उस जूती को देखती है, वहाँ पे मनमोहन को भी बुलाती है। मनमोहन जब उस जूती को देखता है, देख करके उसे शिनाख्त कर लेता है। न जाने क्यों पुलिस को शक हो जाता है कि शायद रजनी की हत्या करके उसकी डेड बॉडी को यहीं पे दफन कर दिया गया है। इसीलिए पुलिस वहाँ पे एक जेसीबी को बुलाती है और मनमोहन के सामने ही गड्ढा खुदवाने लगती है। करीब 3 फीट जब गहरा गड्ढा खोदा जाता है, आखिरकार उस गड्ढे में एक लाश बरामद होती है, जो कपड़े में लपेट करके दफनाया गया था। इधर मनमोहन जब उस डेड बॉडी को देखता है, देख करके चीख चीख करके रोने लगता है। लेकिन पुलिस जब उस डेड बॉडी से कपड़े को हटाती है, तो उसे देखने के बाद हर कोई चौंक से जाता है। दरअसल उस कपड़े के अंदर एक डेड बॉडी तो था, लेकिन वो डेड बॉडी किसी मानव का नहीं, बल्कि एक कुत्ते का था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उस कुत्ते की डेड बॉडी जिस कपड़े में लपेट करके दफन किया गया था, वो कपड़ा रजनी का ही चुन्नी था। मनमोहन रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ऐसा लग रहा है कि शायद किसी षड्यंत्र के तहत मेरी पत्नी को कहीं गायब कर दिया गया है। पुलिस को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। इसीलिए पुलिस अब रजनी के बारे में पता लगाने के लिए उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। डिटेल्स को जब चेक करती है, तो आखिरकार उसमें एक ऐसा नंबर मिलता है जिस पर रजनी पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है, तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी मोनिका के नाम पर रजिस्टर्ड है। मोनिका जिसकी उम्र है लगभग 26 साल, जो बगल के ही मनी माजरा कस्बे की रहने वाली है। पुलिस जब मोनिका के बारे में मनमोहन से पूछताछ करती है, तो मनमोहन पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मोनिका मेरी पत्नी की सहेली है, अक्सर मेरे घर पे भी आ जाया करती थी।
पुलिस को जैसी इस तरह का डिटेल्स मिल जाता है, उसके बाद से पुलिस मनी माजरा में मोनिका के घर पे जाती है और फिर मोनिका से रजनी के बारे में पूछताछ करती है। इस पर रजनी पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, मेरा रजनी के साथ में काफ़ी गहरी दोस्ती है। अक्सर मैं उसके घर पे भी जाती थी और उसके पूरे परिवार को बेहतर तरीके से जानती हूँ। दरअसल पति पत्नी के बीच में कभी झगड़े तकरार भी नहीं होता था और ना ही मनमोहन जी का किसी के साथ में कोई दुश्मनी भी है। हालांकि पुलिस मोनिका से एक सवाल करती है, लेकिन मोनिका पुलिस को एक पर एक कई तरह का जवाब देने लगती है, जिसकी वजह से पुलिस को अब कहीं ना कहीं मोनिका के ऊपर ही शक चला जाता है। लेकिन मोनिका के हक में एक बात होती है कि पुलिस जब रजनी का कॉल डिटेल्स खंगालती है तो उसमें आखिरी जो नंबर था जिस पर रजनी ने बातचीत की थी, वो नंबर मोनिका का नहीं था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी ऑटो चालक के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस उस ऑटो ड्राइवर के पास पहुंच जाती है और फिर उससे मोनिका के बारे में पूछताछ करती है। ऑटो ड्राइवर पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, उस दिन करीब 10 बजे के आसपास जब मैं अपनी ऑटो लेकर कहीं जा रहा था, मेरे पास एक महिला आई थी। दरअसल वो महिला बता रही थी कि मैं अपना मोबाइल घर पे भूल गई हूँ और मुझे किसी से अर्जेंट बातचीत करनी है, इसीलिए मैं अपना मोबाइल उस महिला को दे दिया, पर मुझे नहीं मालूम कि उस महिला ने किसे कॉल किया था। ऑटो ड्राइवर जब ये सारी बातें पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस ऑटो ड्राइवर को लेकर मोनिका के सामने जाती है। ऑटो ड्राइवर जब मोनिका को देखता है तो देखकर पहचान लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, उस दिन मेरे मोबाइल से जिस महिला ने कॉल की थी वो कोई और नहीं बल्कि यही है। ऑटो ड्राइवर जैसे ही मोनिका को पहचान लेता है, उसके बाद से पुलिस अब मोनिका को गिरफ्तार कर लेती है और फिर मोनिका से रजनी के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मोनिका मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब, रजनी की हत्या कर दी गई है। लेकिन मोनिका जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। मोनिका, जो कि मूल रूप से अलीगढ़ की रहने वाली है, लेकिन मनी माजरा में रहती है और वहीं पे अपना एक ब्यूटी पार्लर का शॉप चलाती है। मोनिका का एक जीजा है जिसका नाम है संदीप। संदीप जो पेशे से ड्राइवर है, लेकिन संदीप का अपनी पत्नी से कम और मोनिका से ज़्यादा लगाव होता है। दरअसल संदीप और मोनिका के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसीलिए अब संदीप अपनी पत्नी को छोड़कर मोनिका से शादी करने का फैसला कर लेता है। लेकिन संदीप की पत्नी उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती है, इसीलिए संदीप अपनी पत्नी को तलाक देने का फैसला कर लेता है और फिर तलाक का मामला लेकर के मोनिका के साथ वकील मनमोहन कुमार से जाकर मुलाकात करता है। संदीप मोनिका को अपने साथ लेकर सिर्फ इसलिए जाता है क्योंकि मोनिका देखने में खूबसूरत ही नहीं थी बल्कि काफ़ी तेज़ तर्रार भी थी। लेकिन बार बार मोनिका को अपने साथ लेकर मनमोहन से जाकर जब मुलाकात करता है, इसी बीच मनमोहन और मोनिका के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। हालांकि मनमोहन और मोनिका के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, मोनिका को ये मालूम होता है कि मनमोहन ऑलरेडी शादीशुदा नहीं है बल्कि उसके 2 बच्चे भी हैं। पर मनमोहन और मोनिका के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार शादी करने का फैसला कर लेते हैं। इधर मोनिका जब मनमोहन कुमार से शादी करने का फैसला कर लेती है, इस बारे में संदीप से भी बातचीत करती है। संदीप को जब समझाने की कोशिश करती है, आखिरकार संदीप भी मोनिका का बात मान लेता है। लेकिन मनमोहन के लिए दिक्कत हो जाता है कि अपनी पत्नी को रहते हुए मोनिका से कैसे शादी कर सकता है। इसीलिए मनमोहन अपनी पत्नी से दूरी बनाने के लिए उसे झगड़े तकरार करना शुरू कर देता है। दरअसल मनमोहन को पूरा यकीन होता है कि अपनी पत्नी से झगड़े तकरार करने के बाद रजनी उसे छोड़ करके चली जाएगी, लेकिन रजनी भी एकदम सीधी सादी थी। मनमोहन तरह तरह की बातें कहकर अपनी पत्नी से झगड़े तकरार करता तो है, लेकिन रजनी ना तो अपने पति को कोई जवाब देती है और ना ही गुस्से में आकर अपना घर छोड़ने के लिए तैयार होती है। मनमोहन जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, जब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि रजनी उसे छोड़ने वाली नहीं है, आखिरकार मजबूर होकर मनमोहन अपनी पत्नी को ही हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है और फिर इस बारे में मोनिका से बातचीत करता है। अपनी ही पत्नी को इस दुनिया से हटाने के लिए जब मोनिका से बातचीत करता है, मोनिका भी मनमोहन का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद से रजनी को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाते हैं और इसी षड्यंत्र के तहत मोनिका अब मनमोहन के घर पे जाना शुरू करती है और उसकी पत्नी रजनी से दोस्ती कर लेती है। मोनिका का जब रजनी से दोस्ती हो जाती है, उसके बाद से बार बार उसके घर पे ही नहीं जाती है बल्कि फ़ोन पे भी बातचीत करती है। जब भी मौका मिलता है रजनी को लेकर के बाहर घुमाने के लिए भी जाती है, जिसकी वजह से रजनी भी आंख बंद करके मोनिका पे भरोसा कर लेती है। लेकिन रजनी को कभी मालूम ही नहीं चलता है कि मोनिका का
उसी के पति के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। एक दिन बातों बातों में ही रजनी मोनिका से कहती है कि दरअसल मेरे पास एक ऐसी साड़ी है जिसका मैचिंग ब्लाउज नहीं मिल रहा है। जैसी इस तरह की बातें कहती है, मोनिका को मौका मिल जाता है। मोनिका जब ये सारी बातें आकर के मनमोहन से बताती है, मनमोहन कहता है कि बस यही सही मौका है, तुम उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो। मोनिका रजनी को इस दुनिया से हटाने के लिए तय तो कर देती है, लेकिन यह काम उसके लिए अकेले बस का नहीं था। इसीलिए खुद मोनिका संदीप से बातचीत करती है। संदीप हालांकि इसके लिए तैयार तो नहीं होता है, लेकिन मनमोहन जब उसे 2.5 लाख रुपये का लालच देता है, आखिरकार संदीप भी पैसों की लालच में आ जाता है। 16 जनवरी को सुबह करीब 10 बजे के आसपास मोनिका मार्केट में चली जाती है और मार्केट में जब जाती है तो जानबूझ करके अपना मोबाइल घर पे छोड़ करके जाती है। मार्केट में जब पहुंचती है तो एक ऑटो चालक से कहती है कि मैं अपना मोबाइल घर पे भूल आई हूँ और मुझे किसी से एक ज़रूरी बातचीत करनी है, क्या मुझे तुम अपना मोबाइल दे सकते हो? वो ऑटो चालक अपना मोबाइल मोनिका को दे देता है। उसी मोबाइल से मोनिका रजनी के नंबर पर फ़ोन करती है और उसे मार्केट में बुलाती है। कहती है कि आज मैं तुम्हें उस दुकान पे लेकर के चल रही हूँ जहाँ पे तुम्हें साड़ी की मैचिंग का वो ब्लाउज मिल जाएगा। दरअसल मोनिका जानबूझ करके अपना मोबाइल सिर्फ इसलिए घर पे छोड़ के गई थी क्योंकि मनमोहन ने उसे समझाया था कि अगर पुलिस इस केस की जांच पड़ताल भी करेगी, जा करके भी पुलिस तुम तक नहीं पहुँच पाएगी, और अगर पुलिस तुम तक पहुँच भी जाती है तो वो तुम्हारे मोबाइल नंबर का डिटेल्स निकालेगी, जिससे पुलिस को यह मालूम चल जाएगा कि उस वक्त तुम अपने घर पे ही मौजूद थी। इतने बेहतर से प्लान बनाने के बाद मोनिका जब रजनी के नंबर पे फ़ोन करती है, रजनी भी आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचती है और मोनिका के बुलाए हुए जगह पे पहुंच जाती है। पर रजनी जब मार्केट में पहुंचती है तो देखती है कि मोनिका संदीप के साथ एक कार में बैठी हुई थी। मोनिका रजनी को कार के पिछले सीट पर बिठा देती है और खुद भी आकर के पीछे बैठ जाती है और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। मोनिका रजनी को अपने बातों में इस प्रकार से उलझा लेती है कि रजनी को यह मालूम ही नहीं चलता है कि कार कहाँ पे जा रही है। दरअसल संदीप उस कार को चलाते हुए सेक्टर 25 के जंगल में लेकर के चला जाता है। जैसे ही जंगल में पहुँचते हैं, वहाँ पे जब सुनसान जगह मिलता है, उसके बाद से मोनिका और संदीप दोनों मिल करके रजनी के गले में एक रस्सी लपेट कर तब तक जोर से खींचते हैं जब तक रजनी की सांसें नहीं रुक जाती है। रजनी की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से रजनी की डेड बॉडी को बगल के झाड़ी में छिपा देते हैं। साथ ही साथ मनमोहन के नंबर पर फ़ोन करते हैं और इस बात की जानकारी देते हैं और वहाँ से दोनों अपने घर चले आते हैं। इधर मनमोहन को जब मालूम चलता है कि उसकी पत्नी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है, मनमोहन अपने षड्यंत्र के तहत पहले से ही मध्य प्रदेश से 2 बदमाशों को बुला के रखा था। दरअसल दोनों को 2 लाख रुपये में तय किया था। वो दोनों बदमाश जब जंगल में जाते हैं तो अपने साथ एक कुत्ते का भी डेड बॉडी लेकर के जाते हैं। उसके बाद से सेक्टर 25 के डंपिंग ग्राउंड के बगल में एक गड्ढा खोद करके खुद रजनी के ही चुन्नी में उस कुत्ते का डेड बॉडी लपेट कर उसी गड्ढे में दफन कर देते हैं और रजनी की डेड बॉडी को अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। वाकई में मोनिका जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है तो पुलिस मोनिका के ही तहरीर पर उसके जीजा संदीप और रजनी के पति मनमोहन, इन दोनों को भी गिरफ्तार करके लाती है। दरअसल मनमोहन मोनिका और संदीप को पहले ही समझा दिया था कि अगर पुलिस तुम तक पहुंच भी जाती है तो तुम दोनों मेरा नाम कभी नहीं बताओगे। अगर तुम दोनों अंदर भी चले जाते हो तो मैं तुम्हें छोड़ा लूँगा। पुलिस भले ही तुम दोनों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार तो कर लेगी, लेकिन पुलिस को मेरी पत्नी की डेड बॉडी कभी बरामद नहीं होगी। पर मोनिका जब मनमोहन का नाम लेती है, उसके बाद से पुलिस मनमोहन को भी गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जेल में तो भेज चुकी है, लेकिन पंचकूला पुलिस के सामने एक पहला केस होता है जिसमें हत्या भी होती है, अपराधी पकड़े भी जाते हैं, अपना जुर्म भी कबूल करते हैं, लेकिन डेड बॉडी पुलिस को बरामद नहीं होती है। दरअसल पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन बावजूद इसके उन दोनों बदमाशों तक नहीं पहुंच पाती है जो रजनी की डेड बॉडी को अपने साथ लेकर के गए हुए थे। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है तौफीक उमर। तौफीक उमर जो मेवात नवाबगढ़ के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं मिथिलेश पासवान। मिथिलेश पासवान जो औरंगाबाद नबीनगर बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जो बाजपुर उत्तराखंड प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं रामकिशोर। रामकिशोर जो चित्रकूट ज़िले के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं शबाज अली खान।
शहबाज अली खान जो इस्लामाबाद पाकिस्तान के रहने वाले हैं, मैं तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।